दूसरा अगेन आप चूँकि ऑफिशियली नुमाइंदगी कर रहे हैं एजेंट्स एसोसिएशन की, तो आपसे भी कंसल्ट किया गया था बिफोर इसको प्रपोज करने से पहले? जी नासिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे मौका दिया, और ये इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इस हवाले से हमारे जो सदर साहब हैं सरदार ताहिर महमूद साहब और जनरल सेक्रेटरी जो हैं चौधरी जाहिद रफीक साहब, उनको जो है ऑन बोर्ड लिया गया। और FBR के साथ ये है कि जितनी भी मीटिंग्स हैं जो भी एवेल्युएशन के हवाले से भी हैं, और इसके अलावा ये है कि जो बजट आया है उस हवाले से भी हमें ऑन बोर्ड लिया गया। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टैक्सेस, क्योंकि ज्यादातर आपको बजट में आपको पता है यही चीज होती है कि रियल स्टेट जब कोई भी फील्ड है, जब भी कोई नया आता है उसमें चीजें जो है वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज को जो है बड़ी कामयाबी समझते हैं कि रियल स्टेट जो है हुकूमत ने ये चीज समझी है कि इस टाइम पे ये हमारे मुल्क में, और स्पेशली जो ओवरसीज लोग हैं उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है रियल स्टेट में, तो उन्होंने किसी किस्म का जो टैक्स है वो इंक्रीज नहीं किया। इम्प्रेशन बेहतर था जब आपके सामने डिटेल्स आई? जी बिल्कुल, हमारा इंप्रेशन बेहतर था, और हम इस बजट में जो है रियल स्टेट की जो पूरी कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल मुतमईन है इस चीज से, और आपका इनपुट भी लिया गया। रहमतुल्लाह वजीर साहब, सर वर यू शॉक्ड व्हेन यू गॉट द डिटेल? कि मैं बसरा साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि उनकी बहुत इंटरेक्शन है ओवरसीज़ के साथ दुनिया भर में। बसरा साहब ये बताइएगा, दूसरी बात वज़ीर साहब ने की कि रेमिटेंसेस के ऊपर नहीं हुआ। आपको लगता है जो ओवरसीज़ के लिए बजट के अंदर रखा गया है, जिस तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं, 2% टैक्स वेव ऑफ कर दिया, फिर उनको कहा गया है, इंसेंटिव दिया गया कि $50,000 रेमिटेंसेस भेजें तो आप VVIPs डिक्लेयर हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट आप इमिग्रेशन में, एम्बेसीज में, ये चीज़ें आपको लगती हैं कि रेमिटेंसेस बेहतर होगा इससे, या ये मैटर नहीं करता? बसरा साहब जी। नासिर भाई, जो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, आप इधर आपके जब भी आप उनसे मुलाकात करें तो उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट का होता है वो रियल स्टेट ही है। क्योंकि उनको पता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए या कल को मैंने पाकिस्तान ही मूव होना है, तो वो रियल स्टेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक हकीकत है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जुटला सकते। लेकिन बेसिकली मसाइल क्या पेश आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक आपने एक सवाल किया है मेरा, आप जितने भी अहबाब स्टूडियो में बैठे हुए हैं सबसे एक सवाल है, और ओवरसीज जो बंदा है, मेरी अभी जब ये बजट आया है ओवरसीज के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने वो पाकिस्तान में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सारी चीजें, लेकिन एक उनका एक बड़ा मेन एक गिला है और एक शिकवा है जो मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से जो है मैं लोगों को देना चाहूंगा। कि वो ये चीज कहते हैं कि आप हमें पाकिस्तान में हमारा हक दें, जो हमारा वोट का हक था, ठीक है। और हम बात वही आ जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टेबिलिटी देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हुकूमत आई उसका एक विजन हो, उसको आप 5 साल मुकम्मल करने दें या जो भी टाइम पीरियड है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसी तरीके से जो बाहर बंदा फिर बैठा रहेगा वो यही सोचता रहेगा कि यार मैं पाकिस्तान में क्या पैसे भेजूं, कि जहाँ पे अगलों को अपना नहीं पता कि अगले घंटे के अंदर वहां पे क्या होगा। जी, लेकिन बसरा साहब ये जो इंसेंटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि आप $50,000 भेजें 1 साल के अंदर अपने अजीज़ो अकारब को, और आपको 4-5 ऐसे हैरान कौन दे दिए कि आपको एक डायमंड कार्ड इशू किया जाएगा, डायमंड रेमिटेंसेस कार्ड, वो आप एयरपोर्ट पे ले जाएं तो इमिग्रेशन दी लाइन डायरेक्ट एम्बेसीज दुनिया भर में चले जाएं, वो हो जाएगा। एक आपको पासपोर्ट आपका ग्रेटस हो जाएगा, 5-6 चीज़ें दी हैं ओवरसीज़ के लिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जो आपका रियल स्टेट का शोबा है, जहाँ आपने खुद कहा कि ओवरसीज़ लोग वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, अब इन चीज़ों से आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे पाकिस्तान में? सर बेसिकली लोगों का जो सबसे मेन चीज है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में सारी चीजें वो ये है कागजों की हद तक महदूद रहती है, कोई बंदा प्रैक्टिकल बात नहीं करता। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ये चीजें तो कर देती है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से उतरता है तो सबसे ज्यादा माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ उसी को दलील किया जाता है, उसी के जेब को जो है वो काटा जाता है। तो जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, ओवरसीज को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, उसको इज्जत नहीं दी जाएगी, वो कैसे अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन सर देखिए, आपका जो रियल स्टेट शोबा है, जहाँ की नुमाइंदगी के लिए आपको जहमत दी है, तो आपकी और आपके लिए हुकूमत क्या करती? 1 2 3 कोई ऐसी चीज़ है कि बजट में ये कर देती है हुकूमत? जी नासिर भाई, ये बड़ा अच्छा आपका एक सवाल है और इसी वाले से मैं आ रहा था। मैं आपको 2 से 3 ये मुबालिक की प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। हमारे सामने पूरा दुबई बना है जो कि रियल सेक्टर पेपर बना। जब तक आप पाकिस्तान में डेवलपर से हाथ नहीं खोलेंगे,
बिल्डर्स के हाथ नहीं खोलेंगे कि यार आओ आओ मिल के पाकिस्तान बनाते हैं। यहाँ पे बाहर जो बंदा बैठा है उसको इस चीज की सिक्योरिटी नहीं होती कि भाई मैं जिधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो मंसूबा ठीक भी है या गलत है। दुबई की एग्जांपल आपको देता हूँ, वहाँ पे DLD एक डिपार्टमेंट है जिसको दुबई लैंड डिपार्टमेंट कहते हैं। जब आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका डिपार्टमेंट इस चीज का जामिन है कि डेवलपर अपने क्लाइंट को चीज बना के देगा। यहाँ पे जो बंदा अमेरिका के अंदर बैठा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है उसको पता, उसको किस चीज की जमानत हुकूमत देती है कि आपको ये मंसूबा मिलेगा। और बहुत दफा नहीं मिलता सर उनको, उनकी जमा पूंजी ज़ाया चली जाती है, नहीं डेवलप होता, चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं होती, बनती नहीं है, और बहुत से केसों में तो ऐसा होता है उनके साथ। सर यही चीज है, जब ये नेगेटिविटी होती है तो जब एक बंदा एक यानी कि उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो अपने हल्के अहबाब में बहुत से लोगों को ये चीज बताता है कि यार मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। गवर्नमेंट को अब इस चीज से बाहर निकल के ये प्रैक्टिकल चीजें करनी चाहिए। मैं आपको ये एक चीज मेक श्योर कर दूं, आप एक दफा रियल एस्टेट डेवलपर्स के ये जो जितनी भी फील्ड है कंस्ट्रक्शन की, इनको एक दफा मौका तो देख के देखें कि यार आए मिल के मुल्क बनाते हैं। एक दफा मुल्क हमारे हवाले करके देखें, हम आपको रेमिटेंस भी मंगा के देंगे, हम आपको मुल्क भी बना के देंगे, क्योंकि हमें पता है। नहीं, हवाले करने के लिए हुकूमत क्या करे? कोई आपको एक सर्टिफिकेट दे दे कल को, करे क्या हुकूमत? उन्होंने कुछ वेवर्स दिए हैं। हुकूमत सिर्फ ये करे जो चीजें जब बजट डिजाइन करे, सारी चीजें करे, तो उसमें हम सबको साथ बिठाए और जितनी इंडस्ट्री है उसमें देखें कि सबसे ज्यादा बाहर से पैसा किस फील्ड में आ रहा है, वो रियल एस्टेट फील्ड है। उसमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों को एक चीज बताएं कि जी ये चीज है, आप पाकिस्तान पैसा लेके आए, हम आपके लिए ये चीज करेंगे, सारी की सारी चीजें। लेकिन उनको एक इस चीज का यकीन दिलाए कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी है, कि हम अगर कोई पॉलिसी दे रहे तो ये पॉलिसी 5 साल रहेगी। ये ना हो कि वो अगला ये समझ रहा हो कि यार इनको तो ये नहीं पता कि 2 दिन के बाद ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का मसला है। बाकी हमारे मुल्क जैसा मुल्क, मैं वो दुनिया के बहुत सी जगहों पे रहा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क किसी जगह पे भी नहीं है, सिर्फ इधर पॉलिसीज का मसला है। पॉलिसीज का मसला। वजीर साहब, अभी आपने बात की और पहन रहे हैं, आपने कहा कि जो पैसा यहाँ आता है वो सेफ होता है। ऐसा नहीं है। जो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर किसी ओवरसीज ने किसी ए प्रोजेक्ट में लगा दिए पैसे, कोई ऑफिस लिया, कोई शॉप ली जो बना नहीं है अभी, वो बनता ही नहीं है, उस केस में आप कैसे कह रहे हैं कि उनके पैसे कहीं नहीं गए? उनके तो पैसे गए, उड़ गए। ये इसकी बात कर रहे थे बसरा साहब के लोगों को। तो हाँ, ये तो गवर्नेंस का मसला है, आप सही फरमा रहे हैं। ये ओवरऑल मुल्क में गवर्नेंस का मसला है, ये सिर्फ APR का मामला तो नहीं है। वजीर साहब, मैं 2018 में रिटायर हुआ था, उसके बाद PTI हुकूमत ने उनसे भी ज़्यादा रियल एस्टेट में सहूलियात दी, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का मसला है। देखो ना, प्रोजेक्ट में पैसा तो लग गया, लेकिन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चूँकि रियल एस्टेट जो है वो प्रोविंशियल जो प्रॉपर्टी है या ज़मीनें हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें मसला ये होता है कि वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता, तो पैसा ज़ाया होने का खतरा होता है। वो मिस गवर्नेंस है मुल्क में। ठीक। अच्छा, जो बसरा साहब ने पॉइंट उठाया कि ओवरसीज़ को ट्रस्ट डेफिसिट है, कि वो अगर अमाउंट भेजें आपकी दुनिया में बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास, तो वो दुबई मॉडल नहीं है कि उनका वो जो यूनिट है जो उन्होंने ख़रीदा है वो सेफ़ है। जी सर, मैं गुजारिश इस पे प्लीज़, मैं खुद चूँकि हिस्सा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आप नुमाइंदगी कर रहे हैं बिल्डर्स और डेवलपर्स। 16 ईयर्स मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैंने गुजारे हैं, एंड वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ओवरसीज रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको तसल्ली थी कि अगर आप यहाँ कोई यूनिट खरीदेंगे तो? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए, तो आपको ये डर था कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे? अपना रोल प्ले करना है मुझे सिर्फ। सर नहीं, देखिए क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहा, मेरा पाकिस्तान को मेरा देखना है। हर ओवरसीज सर, देखिए मेरे रिलेटिव्स बड़े पूरी दुनिया में, मतलब दोस्त अहबाब रिलेटिव सारे हैं, उनको जितना प्यार पाकिस्तान से है वो वहाँ से नहीं है ऑनेस्टली। इवन मैं एग्जांपल दूँ, मेरी क्लोज जो फैमिली है जो यूके में है, वो जब यूके और पाकिस्तान का मैच होता है ना सर, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ आप तो नेशनल हो गए हो, यहाँ के, यहाँ रहते हो आप लोग, पर वो फ्लैग उठाते हैं सर पाकिस्तान का। सो ओवरसीज जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान से, रेमिटेंसेस भेजते हैं। बट क्वेश्चन जो बसरा साहब का है वो एड्रेस नहीं हो रहा कि जिस तरह आपके बहुत क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ बहुत से क्रेडिबल डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं, तो ये सवाल क्यों उठता है कि अगर कोई ओवरसीज़ कोई
कंस्ट्रक्शन की दुनिया में पैसा लगा दे तो उनकी प्रॉपर्टी सेफ नहीं होगी। ये दैट्स अ क्वेश्चन। प्रॉपर्टी डेफिनेटली ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? अगर दुबई मॉडल जिस तरह बसरा साहब इशारा कर रहे हैं कि लोगों को सिक्योरिटी मिल जाए टू इन्वेस्ट हियर, ये थोड़ा सा आप अगर इसकी आपने चूँकि मीटिंग्स अटेंड की हैं जो बजट हुआ, जिस तरह बसरा साहब ने इशारा किया है कि अगर ओवरसीज़ को ये ट्रस्ट हो जाए, जैसे दुबई के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लें तो उसकी गारंटी काइंड ऑफ गवर्नमेंट देती है। सो ये इज़ इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? इट इज़ पॉसिबल, और मैं बसरा साहब की बात से जहाँ एग्री करूँगा वहाँ मैं कुछ चीज़ें मेंशन भी करना चाहूँगा, रेकमेंड भी करना चाहूँगा। बात ये है कि बसरा साहब भी IAA इज अंडर द अम्ब्रेला विद उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज वेल। उनकी यहाँ नुमाइंदगी करें जैसे आप चैम्बर की नुमाइंदगी करें। और देखें, सबसे पहले जो मैंने फेस किए हैं, ये मेरे पास आते रहते हैं ये केसेस ओवरसीज के भी। अच्छा, कि मसाइल हैं जी। क्या मसाइल हैं उनको? सर ज़्यादा मसाइल तो ये होता है व्हेन यू ब्लाइंड ट्रस्ट समवन, आप वहाँ से पैसा किसी को भेज देते हैं और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी आपके लिए ले लेता है, अपने नाम पे ले लेता है, या आपके नाम पे ले लेता है, तो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेता है जहाँ नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी एक चीज़ स्टेट एजेंट्स के हवाले से भी मैं कहूँ तो इन्होंने ये की कि ये आपस में इंडोर्स करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंडली, जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि CDA उसका गवर्नेंस करती है, तो CDA अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करती है। तो अगर आपको उसकी और इवन RDA ने भी किया है, RDA आई थिंक जो यस उनकी वेब के ऊपर अबाउट CDA, तो CDA ने RDA क्योंकि उनकी वेब पे हम देखते हैं जाके किसी का प्रोजेक्ट देख सकते हैं, तो उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। तो आप उन चीज़ों को देखें, आप उस तरफ आएँ। रेमिटेंस की बात हो रही है, सारी ये अच्छी चीज़ें देखें। हमें एज अ पाकिस्तानी पीपल वी हैव टू इंडोर्स आवर ओन नेशन, हम किसी और को नहीं कर सकते। और अगर आप किसी भी ओवरसीज से बात करेंगे तो उसकी जितनी सेविंग्स होगी, खा वो $10 है या $10 लाख है, उसका पहला इंस्टेंस होगा कि मैं पाकिस्तान में वो तो वी हैव, ये हमने सॉफ्ट इमेज देनी है उनको, वो कोई और नहीं देगा, ये हम पाकिस्तानी देंगे, ये आप देंगे, ये मैं दूंगा, ये मेरे भाई यहाँ बैठेंगे और ये बसरा भाई वहाँ बताएंगे। और अगर इस जो सिक्योरिटी दुबई मॉडल नहीं हो सकता यहाँ पे रियल एस्टेट में, देखें सिक्योरिटी है ना, वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर DLD है तो CDA है, तो आप CDA से कंफर्म करें ना उस प्रोजेक्ट को। जो डीलर उसको बेच रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर उसको डील कर रहा है, तो वो उसको बताए ना, बसरा साहब ऑथेंटिसिटी दे उसको, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करे विद ऑल द डिटेल्स। जी बसरा साहब आप हैं लाइन पे? जी मैं लाइन पे। अच्छा बसरा साहब आप हैं लाइन पे? जी मैं लाइन पे। अच्छा बसरा साहब, आपके पॉइंट को बड़ा हमने डिटेल डिस्कस, बसरा साहब आपके पॉइंट को बहुत डिटेल डिस्कस किया हमने, लेकिन ये चीज़ तो है, अगर आप हम ट्विन सिटी की बात करें, हमारा टॉक शो तो नेशन वाइड देखा जा रहा है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर ट्विन सिटी में बात करें, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने तो अपनी वेब पे रख दिया है कि कौन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं और कौन से नहीं है। आपकी एसोसिएशन, सर रुकें बसरा साहब, आपके ऊपर सवाल है, जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपके मेंबर्स हैं इन थाउजेंड्स, वो तो वो प्रोजेक्ट भी बेच रहे होते हैं जो इनकी वेब पे नहीं है। जी नासिर भाई, इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल और फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे CDA की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे मंसूबे, आपको मैं वर्टिकल बिल्डिंग का भी जिक्र कर रहा हूँ, और मैं इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो मंसूबे हैं रियल एस्टेट के, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो मौके पे बन चुके हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक पूरे सेक्टर की एक बात करने लगा हूँ जिसका नाम H13 है, नक्स्ट यूनिवर्सिटी के सामने। अगर हम CDA के लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो H सीरीज आपकी एजुकेशनल सीरीज की तरह की है। वहाँ पे रेजिडेंशियल किसी भी किस्म की इजाजत नहीं है, किसी भी किस्म की हाई राइज की इजाजत, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बिल्डिंग बनी हुई। जी उसके बावजूद वहाँ BCO बिल्डिंग बनी तो मौजूद है। सर मेरा मौकफ ये है, मैंने वही जिस तरह बात की कि वेबसाइट की हद से बाहर निकल के आए, कागजों से बाहर निकल के आए, प्रैक्टिकल बात करें। बहुत सी सोसाइटीज RDA की वेबसाइट पे लिखा होता है कि जी ये इलीगल है। अगर इलीगल है तो भाई उसको जाके बंद करें, उसको ब्लैकमेल ना करें कि आप अखबारों के अंदर इश्ताहार दे दें, अपने फेसबुक पर लिख दें कि ये इलीगल है। भाई इलीगल है तो इलीगल को स्टॉप करें। आप ऐसा दरख्त क्यों बढ़ने दे रहे हैं कि जो जिसकी जड़ आपको पता है खराब है, जब वो
5 साल के बाद 10 साल के बाद बहुत बड़े जाके एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। उस टाइम पे आप कहते हैं जी हम तो सोए हुए थे, हम तो आप जाके उधर जाके आप बोर्ड लगा देते हैं कि जी सील्ड बाय आरडीए या सील्ड बाय सीडीए। सीडीए सो रहा था 10 साल, आरडीए सो रहा था 10 साल के जब वो चीज बन रही थी। उस टाइम पे हमारे ब्यूरोक्रेट कहाँ पे थे, जो शाही अफसरान उस टाइम पे कहाँ पे थे। यू बसरा साहब कि जिसकी वजह से पॉजिटिविटी की हमें बातें करनी चाहिए। आपके सेक्टर से आगाज़ करते हैं कि जो मेयर्स लिए गए हैं, ओवरसीज़ को 2% टैक्स की वेवर दी गई है, वीआईपी स्टेटस देने की बात की गई है, रियल स्टेट के अंदर ऐसा और क्या किया गया है कि जिस पे हम पॉजिटिविटी की बात कर पाएँ? सर पॉजिटिविटी के हवाले से जो है मतलब कि जो बजट के अंदर जो चीजें इस टाइम पे पेश की गई है उसमें किसी किस्म का टैक्स इंक्रीज नहीं किया, जो कि एक अच्छी चीज है। ओवरसीज के हवाले से जो ये रेमिटेंस की एक लिमिट वगैरह इंक्रीज की गई है, लेकिन बात वहां पे ही आ जाती है नासिर भाई के ओवरसीज जो बंदा है जो बाहर रह रहा है वो कहता है कि मुझे प्रैक्टिकल एक चीज का फ्लो चाहिए, मुझे मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक वो चीजें मुमकिन नहीं होगी उस टाइम तक बाहर जो बंदा बैठा है वो पाकिस्तान से या गवर्नमेंट पॉलिसी से इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो हम सबको बेसिकली मेन जो चीज है वो ये है कि अवाने वाला ये जितनी भी चीजें उन तक पहुंचाए कि भाईजान 5 साल है या 10 साल है कोई भी हुकूमत है। लेकिन क्या इस बजट के बाद हम कोई बूम देख रहे हैं आपके सेक्टर में? सर रियल एस्टेट के सेक्टर में मैं बूम जरूर देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी मैं बूम जरूर देख रहा हूँ, लेकिन वो बूम मशरूत है, वो बूम मशरूत है मुल्क की स्टेबिलिटी के साथ। ओके आप कह रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन ये जो मेयर्स हैं इन पे आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है और बूम आपके सेक्टर में नजर आता है। सिर्फ हमें इकट्ठे होना है। नसर बसरा साहब क्विकली सर। जी नासिर भाई इसकी जो कंक्लूजन है वो यही है कि बस जो पॉलिसी जो भी बनाई जाए उसमें एक ये है कि ज्यादा टाइम दिया जाए, और ताकि जो बाहर बंदे बैठे इस टाइम पे हमें डॉलर की जरूरत है। तो जब आपको डॉलर चाहिए तो जिसने डॉलर भेजने हैं उसको यकीन भी होना चाहिए कि मैं जो डॉलर भेज रहा हूँ वो मेरा डॉलर वहां पे मौजूद रहेगा, ये नहीं है कि मेरा डॉलर को लेके चला जाएगा। तो बस ये चीजें अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे अदारों के अंदर, ये है रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये जो इस्लाहात करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपका सिर्फ एक सेक्टर रियल एस्टेट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बसरा साहब का कर्जा उतारने की कैपेसिटी रखता है। इंशाल्लाह वक्त खत्म हो गया सर। वजीर साहब